बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। 2.3 एक्सरसाइज में देख लें हमने करना क्या है। हमने करना है कि जी कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की और इंटरसेक्शन की, ये दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देखनी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? ए यूनियन बी, इसका आंसर इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के। और सेम द वे विद इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे देखें उसने ए हमें एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। ए सेट ये दिया हुआ है जी, ये ए सेट है और ये बी सेट है। इसका हमने ए यूनियन बी ये कंप्लीट करना है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे, ए के एलिमेंट्स को भी और बी के एलिमेंट्स को भी। जो दो दफ़ा आ रहा होगा, जैसे कि 4 इसमें भी मौजूद है इसमें मौजूद है, तो उसको दो दफ़ा नहीं लिखना, उसको सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे हम। ये 4 एक दफ़ा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यूनियन आ गई आपके पास। अब दूसरा हम इसी तरीके से बी यूनियन है, बी सेट को पहले लिखेंगे, यूनियन ए सेट को बाद में लिखेंगे और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बी यूनियन ए का। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 हम कह देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ आंसर्स आर इक्वल। इसमें ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं सिर्फ यही आपने पोर्शन करने हैं, ठीक है। ये हाईलाइट हुआ पड़ा, ये पार्ट आपने करना है, हाईलाइट के अलावा रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 2 आपका, वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। ये प्रॉपर्टी यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, लेकिन ये शामिल नहीं है, आप इसको एक नज़र देख लें। वैसे इन द सेम वे ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर इंटरसेक्शन। आ जाए जी नेक्स्ट, हाईलाइट किए हुए मैंने इसमें एक्सरसाइज 2.3 में आपने जो क्वेश्चंस करने हैं, पेज नंबर ये 44 है, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये ए सेट दिया हुआ और ये बी सेट दिया हुआ। ए सेट के एलिमेंट्स ऑल इवन नंबर्स हैं 20 तक, और ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं 19 तक, वही 20 तक। डिमॉर्गन लॉ है क्या? डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट ये होती है आपके पास, ये यहाँ पर जो दी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी इस होल का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे, इस साइड वाली वैल्यू भी और इस साइड वाली वैल्यू भी। दोनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेंगे। पहले तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट कर दें, ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट कर दी। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, उसके लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना होगा। दोनों की इंटरसेक्शन, ये इवन नंबर्स हैं आपके पास सारे के सारे और ये ऑड नंबर्स हैं, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। इन दोनों में कॉमन हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो वो एम्प्टी सेट आ गया, या इसको आप 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लेना है, तो यूनिवर्सल सेट जो आपका होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल में से एम्प्टी सेट को निकाल दे तो हमारे पास आंसर यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के आपने सेव कर लिया। अब आप आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में ए का कम्प्लीमेंट चाहिए और बी का, तो पहले ए का कम्प्लीमेंट निकाल लें आप, वो यूनिवर्सल माइनस ए आएगा। तो यूनिवर्सल 1 से लेकर 20 तक ऑल एलिमेंट्स हैं, उसमें से इवन निकल गए तो आपके पास ऑड बच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ए का कम्प्लीमेंट। इन द सिमिलर वे बी कम्प्लीमेंट जो होगा यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से सारे ऑड नंबर निकाल दे तो आपके पास इवन नंबर बच जाएंगे, दैट इज़ 2 4 6 सो ऑन 20 तक। ये आपके पास बी का कम्प्लीमेंट आ गया। और देखिए बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये दी हुई। अब ए इन कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करें, इसमें ऑड नंबर है और दूसरे में इवन नंबर है, दोनों का कम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा पूरा। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया हुआ इसने। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखें दोनों का आंसर यू आ रहा है आपके पास। 1 का भी आंसर यू आया था, ये देखें, और 2 का भी आंसर आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया। तो इट इम्प्लाइज आपका ये लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इसका सिर्फ पहला पार्ट करना था रिड्यूस सिलेबस में, बाकी दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है लेकिन वो शामिल नहीं है रिड्यूस सिलेबस में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका नॉट इंक्लूडेड है। यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वगैरह के, ये एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए एक नज़र देख लीजिएगा, लेकिन ये शामिल नहीं है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डिमॉर्गन लॉ वगैरह और ये एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ आपने प्रूव करनी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। अच्छा, ये भी शामिल नहीं है आपके रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन आप इसको एक नज़र देखना चाहें तो फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए इज़ वेरीफाई द फॉलोइंग, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आप कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड इज़ ए यूनियन फाई है, ठीक है। और ए यूनियन फाई ए सेट लिखे आप, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है आपके पास, और फाई उसके साथ लिखते हैं। अब फाई तो हमारा एम्प्टी सेट होता है, तो इन दोनों की यूनियन जब आप करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 ही आएगा आंसर में, और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इतना सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, ये आपने प्रूव कर लेना। पार्ट 2 देखें, कहता है ए की यूनियन ए के साथ प्रूव करें ए के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड उसी तरीके से आप ले लें, ए यूनियन ए को आप इस ए के साथ लिखें, ठीक है। फिर दोनों को यूनियन करना है, तो जो एलिमेंट रिपीटिंग होते हैं 2 दफ़ा नहीं लिखते होते सेट में, तो यही हमारे पास दोबारा ए यूनियन ए बराबर ए के आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब कहते हैं ए इंटरसेक्शन ए के बराबर है, इन द सेम में 1 2 3 4 5 है, ए इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड आप इस तरह से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए आपके पास सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड, ए की वैल्यू आपके पास है जी 1 2 3 4 5, इसका इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड 5, दोनों में कॉमन एलिमेंट वही है 1 2 3 4 5, और विच इज़ अगेन इज इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, तो इस तरीके से आप राइट हैंड साइड को आ गए और ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, इंटरसेक्शन के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक, ए दिए हुए सारे ऑड नंबर, वेरीफाई द फॉलोइंग ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब ये जब आपने वेरीफाई करना है ना ए यूनियन उसका कम्प्लीमेंट के साथ, वो बराबर आपने प्रूव करना है यू के। तो ए कम्प्लीमेंट तो पहले आप फाइंड आउट कर लें सोल्यूशन में, फिर ही यूनियन करेंगे ना ए के साथ। ए उसने दिया वैसे ऑड नंबर्स दिए हुए 1 3 एंड सो ऑन 19 तक। ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ 1 2 3 एंड सो ऑन 20 तक, इसमें से आपने माइनस करना है ए दैट इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन 19 तक। तो सारे नंबरों में से जो इंटीजर्स हैं 20 तक, उनमें से ऑड इंटीजर्स आप निकाल दें तो आपके पास इवन इंटीजर्स आंसर आ जाएंगे 2 4 6 सो ऑन 20 तक। तो ये आपके पास ए डैश यानी कि ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब आप इसका यूनियन करना चाह रहे हैं जी किसके साथ, ए कम्प्लीमेंट का ए के साथ। तो ए हमारे पास है 1 3 5 सो ऑन देखें 19 तक है, और यूनियन ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 2 4 6 8 सो ऑन 20 तक। तो ये सारे ऑड नंबर है, ये सारे इवन नंबर है, दोनों को हम अगर इकट्ठा करेंगे यूनियन करेंगे इनकी, ठीक है। यूनियन में क्या होगा, हमारे पास 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 सो ऑन 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और विच इज़ इक्वल टू यू, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर दें। तो जो प्रूफ में आपको इंक्लूड है चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में, जॉन नाउन है जैसा कि ए कम्प्लीमेंट था, तो सबसे पहले तो आपने उसको कैलकुलेट कर लिया। ए कम्प्लीमेंट जब आपके पास आ गया, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके और राइट हैंड साइड बना दें। इसी तरीके से आपका ये देखें पहला क्वेश्चन हो जाएगा 7 का। 7 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है ए का इंटरसेक्शन
यूनिवर्सल सेट के साथ। ठीक है, यूनियन नहीं लिखी हुई है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनियन थोड़ा सा इस तरह फेस होगा टाइपिंग में, और राइटिंग में तो आप बेशक थोड़ा सा यू, अगर ये आपने लिखना है तो इन यू को आप इस तरह लिख दें, या आप यू को यूनियन से थोड़ा सा आप इसको डिफरेंशिएट करके लिखें। अच्छा, इंटरनेशनल जो बुक्स हैं वहाँ पर यूनिवर्सल सेट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन टाइप का सिंबल बनाया होता है। नेक्स्ट आ जाए जी, ए का इंटरसेक्शन यू के साथ, वो ए के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें, इसमें कोई चीज़ फाइंड तो आपने करनी नहीं है, ए भी फाउंड है ऑलरेडी और यू भी आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ए इंटरसेक्शन यू के साथ, ए आपके पास मौजूद है ऑल ऑड नंबर्स, और यूनिवर्सल सेट जो है आपके पास वो है 1 से लेकर 20 तक। दोनों का इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट 1 3 5, इधर भी 1 3 5 तो होंगे ना, तो यही सिर्फ ऑड नंबर्स आ जाएंगे कॉमन एलिमेंट में, विच इज़ अगेन इक्वल टू ए और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो पहले तो हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, और वो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, फिर राइट हैंड साइड के लिए ए इंटरसेक्शन बी, और फिर उसकी यूनियन बनाएंगे इसके साथ। यहाँ पर ये हम काम करेंगे। अच्छा, ये उस वक्त होगा ये फाइंड करने वाली बात जब उसने ए और बी की वैल्यू दी हुई होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग। हमने यहाँ पर उसने हमें क्वेश्चन नंबर 8 में कोई ए बी की वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब हमने जर्नल तरीके से इसको प्रूव कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें ये वाली पूरी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इंटरसेक्शन दोनों पे ओवरलैप हो जाती है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने लिखा है इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए लिखा, फिर यूनियन किया उसका ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब इन दोनों में से देखें, ए इंटरसेक्शन ए जो है ये बराबर दोबारा ए के आ जाता है, इसकी जगह आप ए लिख देंगे अगेन, और वो वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड। यहाँ पे देख लें इसको एक नज़र। लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर दें, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा यूनियन, फिर ये इंटरसेक्शन बी के साथ। अब ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू ए होती है, इसकी जगह ए पुट कर दें, और ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने बिकॉज में आप लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए है, और इसके सामने आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट उसी तरीके से कोई ए की वैल्यू नहीं दी हुई है और बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, जर्नली उसने बस प्रूव करने के लिए कहा। जब ए बी की वैल्यू ना दी हो तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए यूनियन इंटरसेक्शन ही है। जब ए यूनियन ए करेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन दरमियान में ए यूनियन बी कर दें, तो ए यूनियन ए दोबारा ए के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने कंप्लीट करना है जी। नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9 में यही सब कुछ है, इसी तरह की चीज़ें, लेकिन वो वेन डायग्राम से। वेरीफाई यूजिंग वेन डायग्राम। एक नज़र इसको देख लें वेन डायग्राम की तरफ, और ये हमारी इस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन वाली एक्सरसाइज यहाँ तक फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को आप देख लें। लॉजिक डिसिप्लिन दैट डील्स विद द मेथड्स ऑफ रीजनिंग। हमने यहाँ पर मेथड्स ऑफ रीजनिंग बताने हैं जी। यूजिंग लॉजिक रीजनिंग इज़ यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू प्रूव थ्योरम्स। कंप्यूटर साइंस में ये प्रोग्राम्स को डिफाइन करते हैं। आपने जो एंड गेट और गेट वगैरह पढ़े होते हैं फिजिक्स में, ये वही लॉजिक्स हैं। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट होती है जी आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इंटाइज ट्रू या फॉल्स।
ऐसी सेंटेंस जो या ट्रू हो या फॉल्स स्टेटमेंट कहलाता है। इसकी एग्जांपल दी हुई है। प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स कौन से हम यूज़ करते हैं? पी यूज़ करते हैं, क्यू और आर। पी इट इज़ रेनिंग सपोज, और क्यू अगर कोल्ड है, ठीक है। तो फिर इससे हम इंडक्शन करते हैं, रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। इंडक्शन इज़ द ड्राइंग ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिडक्शन टू ड्रा जनरल कंक्लूजन। अच्छा, लॉजिकल रीजन। ये सिंबल्स याद रखने हैं जी आपने। ये जो टिल्डा है ये इस तरीके का सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट, इसका मतलब एंड होता है जी। ये जो सिंबल होगा सेकंड वाला, इसका मतलब होगा एंड। इस वी का मतलब होता है और। इस एरो का, एक एरो का मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है। और ये डबल एरो जो होंगे इसका मतलब होगा इक्विवेलेंट टू। इनको आपने याद रखना है। और इसको रीड किस तरह करना है? नॉट पी। अगर ये किसी टिल्डा, अगर ये सपोज किसी वैल्यू के साथ लगा हुआ हो, सपोज ऐसे लिखा हो, तो हम इसको पढ़ेंगे नॉट पी, नॉट पी, पी एंड क्यू, ये इसके सामने, ठीक है। एंड इन द सेम वे ये वाला हो जाएगा पी और क्यू, ये हो जाएगा पी इम्प्लाइज, ये पी इम्प्लाइज क्यू, इसको हम पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें, ये वाला P इज इक्विवेलेंट टू Q पढ़ेंगे इसको, ठीक हो गया। इसको P एंड Q पढ़ेंगे द सेम वे। इसे नॉट P था, ये नॉट P पढ़ेंगे इतना सा, या नेगेशन ऑफ P भी बोल देते हैं इसको। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड, यानी कि दो स्टेटमेंट्स आपस में मिल के जो बनी। इट इज़ रेनिंग एक स्टेटमेंट थी, इट इज़ कोल्ड दूसरी थी। ट्रूथ टेबल, हम किसी भी रीजनिंग का जो टेबल बनाते हैं उसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। ये P अगर ट्रू होगा तो नॉट P क्या हो जाएगा? फॉल्स। P अगर फॉल्स हो जाएगा तो नॉट P क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह ट्रू फॉल्स की टाइप में जो हम स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करते हैं, टेबल को ड्रॉ करते हैं, उसको ट्रूथ टेबल कहा जाता है। और आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के होंगे, हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने होंगे। अच्छा जी, कंजंक्शन, ये जो P एंड Q होता है ना, इसको कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q, ठीक है। कंजंक्शन का आपने टेबल कैसे बनाना है? एक P ले लेना है, एक Q ले लेना है, इस तरह से लाइनें लगा के और P एंड Q लिख दिया। अपनी मर्ज़ी से आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा ट्रू लिख दिया, इसको ट्रू लिख दिया, फिर इसको ट्रू लिखा, इसको फॉल्स लिख दिया, इसको फॉल्स खुद लिखना है और ट्रू, और फॉल्स के साथ फॉल्स। अब ये सारे कम्बिनेशन इनके चारों जो बन सकते हैं ना पॉसिबल, वो हमने लिख दिए। ये ट्रू हो जाए तो ये भी ट्रू हो सकता है, दोनों ट्रू हो सकते हैं ना। अच्छा, ये ट्रू और ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स और ये ट्रू हो सकता है, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। अब आपने P एंड Q करना है। कंजंक्शन में क्या होता है? कंजंक्शन में ये होगा कि दोनों अगर ट्रू होंगे, ये जो कंजंक्शन है, ये जो ये वाला साइन है, इसमें अगर दोनों ट्रू होंगे तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होगा। पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो फाइनल P एंड Q जो होगा वो ट्रू कहलाएगा। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, P एंड Q फॉल्स हो जाएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो P एंड Q फॉल्स हो गए। पहला भी फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, तो P एंड Q भी फॉल्स हो गए। तो ये कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल बन गया आपके पास। दूसरा टेबल है डिसजंक्शन का, वो ये वाला है, P और Q वाला। इसमें ट्रू होने के लिए दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा। दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू होगा। उसी तरीके का टेबल बनाया आपने डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन ये होता है हमारे पास P और Q, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, ट्रू। इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, यस ये ट्रू आ गया। इन दोनों में से कोई एक ये वाली ट्रू है, ट्रू आ गया। दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, आखिरी में दोनों फॉल्स हैं, सो वी हैव टू पुट F हियर, तो ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी।
अब असल में हमने कितने वो सिंबल्स पढ़े हुए, हमने पढ़ा है नॉट का, एंड, और, इम्प्लाइज और इक्विवेलेंट। एंड वाला टेबल हमने बनाया, ये देखें ये वाला बनाया हुआ यहाँ पे। उसके बाद कंजंक्शन का टेबल हमने बना दिया, ये बन गया। अब हम और का टेबल बना दिया, डिसजंक्शन का, यस। अब इम्प्लाइज का टेबल बनाएंगे, ये कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन का टेबल यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हम बाई कंडीशनल का यानी कि इक्विवेलेंट का टेबल बनाएंगे, ये बाई कंडीशनल का इक्विवेलेंट। अब आ जाते हैं कंडीशनल का टेबल। कंडीशनल के टेबल पे असल में क्या करना होता है, इफ़ ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, उसका आंसर ट्रू होता है। ट्रू इम्प्लाई अगर फॉल्स, इसका मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे कंक्लूजन निकालना है। द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू देन कॉल्ड द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लीकेशन ऑफ पी क्यू। कंडीशनल स्टेटमेंट कॉल्ड हाइपोथेसिस और एंसीडेंट, ठीक है। कॉल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको, कंडीशनल स्टेटमेंट को, और एंटीसीडेंट भी कहते हैं। इस कॉल्ड कंक्लूजन और कंसीक्वेंट। तो इसमें होता ये है कि एक शख्स है वो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, और लाहौर में रहता है। अगर मैं पी फॉर पाकिस्तान कह दूं, और पाकिस्तान के शहर क्यू फॉर कोयटा में रहता है, ठीक है। तो पहली अगर ट्रू हो जाए तो दूसरी बात जो है, पी अगर ट्रू हो जाए पाकिस्तान और क्यू फॉर कोयटा, तो इसका मतलब ये दोनों बातें क्या हैं, ट्रू हैं, ठीक है। अब एक बंदा कहता है कि जी पाकिस्तान में तो रहता है लेकिन कोयटा में नहीं रहता, ठीक है, लेकिन वो है कोयटा में ही, ठीक है। कोयटा इज़ द सिटी ऑफ, ये इसकी बाई कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक शख्स है वो, उसकी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, बड़े वाली स्टेटमेंट, लार्जर स्टेटमेंट, और उसकी छोटी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। हमें पता है कि वो एक शख्स जो है वो कोयटा में ही रहता, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रू इम्प्लाइज फॉल अगर हो जाए ना, तो उसको हम फॉल्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू हो जाए तो उसको हम ट्रू लिखेंगे, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। अच्छा, और फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स हो जाए तो उसको भी हम ट्रू ही लिखेंगे। तो इस कंडीशन को आपने याद रखना है, जब कभी भी ट्रू इम्प्लाइज, ट्रू पे बात ख़त्म होगी तो ट्रू होगा, ठीक है। अगर ट्रू की बात फॉल्स पे ख़त्म हो, एक ट्रू बात शुरू हुई और ख़त्म फॉल्स पे हो गई, तो उसको हम फॉल्स लिख देंगे, गलत कहेंगे ना उसको बात, उसका अगर नतीजा गलत निकल रहा है। अच्छा, अगर एक गलत बात का नतीजा यानी कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, उसका रिज़ल्ट ट्रू आ गया, तो हम उसे ट्रू स्टेटमेंट कह देंगे। और फॉल्स स्टेटमेंट का रिज़ल्ट भी फॉल्स निकले तो ये भी ट्रू होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद आपने कर लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेशन, और आगे ट्रूथ टेबल में ये यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। बाई कंडीशनल की तरफ आ जाए। बाई कंडीशनल क्या है जी, आपके पास ट्रू इम्प्लाई ट्रू तो ट्रू होगा, ठीक है। अगर ट्रू इम्प्लाई फॉल्स हो जाए तो फॉल्स इम्प्लाई ट्रू हो सकता है, तो फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू पे गिरे या ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स पे गिर जाए तो ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स पे गिरे तो ट्रू होगा, ये भी आपने बाई कंडीशनल को याद रखना है। अब कुछ और इसकी डेफिनेशन और कुछ एमसीक्यूज वगैरह का देखते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस को, पी इम्प्लाइज क्यू या क्यू इम्प्लाइज पी इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। अगर आपको कहा जाए पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स लिखो, तो उसका कन्वर्स बनेगा क्यू इम्प्लाइज पी। कन्वर्स का मतलब होता है साइन, ये उल्टा कर देना स्टेटमेंट को। अच्छा, दूसरा होता है इन्वर्स। इन्वर्स में पी इम्प्लाइज नेगेटिव, पी इम्प्लाइज नॉट, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, नेगेशन, सिंपल पी इम्प्लाइज सिंपल। यानी कि अगर आपको कहे पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन लिखो, इन्वर्स लिखो, तो आप कहोगे नेगेशन ऑफ पी
इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। इस तरीके से आप इसका इन्वर्स। तीसरा होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखिए पहले में ऑर्डर चेंज हुआ है कन्वर्स में, दूसरे में साइन चेंज हुए, नेगेशन दोनों के साथ आ जाती है, अगर हो तो हट जाती है। किसी एक के साथ हो नेगेशन, यानी कि अगर ऐसे आ जाए नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसका इन्वर्स आप कैसे लिखोगे? इसका इन्वर्स होगा पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। सिंबल चेंज हो जाते हैं, कन्वर्स में ऑर्डर चेंज, इन्वर्स में सिंबल चेंज, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ऑर्डर और सिंबल दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यानी कि जैसे ये पी इम्प्लाइज क्यू था तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और इनके जो साइन है नेगेशन उसके साथ आ जाएगी, नेगेशन भी हो जाएगी। तो ये याद रखने हैं, कन्वर्स में ऑर्डर चेंज, कन्वर्स का मतलब ऑर्डर, इन्वर्स का मतलब साइन, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ऑर्डर एंड साइन दोनों चेंज करने हैं। टेबल की तरफ आ जाए, पेज नंबर दिस वाज पेज नंबर 51 और 52 पे आ जाए। ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ये देखें, पी क्यू, नेगेशन ऑफ पी का टेबल, नेगेशन ऑफ क्यू का, पी इम्प्लाइज क्यू का, क्यू इम्प्लाइज पी, ये कन्वर्स का टेबल बन गया। ठीक है, इन्वर्स का टेबल, उसमें साइन चेंज करने होते हैं, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का कॉलम बना दिया हमने, उसमें साइन भी और सिंबल दोनों चेंज करने। तो ये वाला तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो आप खुद लिखेंगे। ये कॉलम, पहले दो कॉलम आपने खुद एडजस्ट करने होते हैं, बाकी के जो कॉलम्स हैं वो स्टेटमेंट उसने दी होती है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक आप एडजस्ट करते हैं। अब देखिए ज़रा गौर से कि ट्रू पी अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? फॉल्स। इस ट्रू को देख के मैंने इसे फॉल्स किया, इस ट्रू को देख के उसका सम स्टेटमेंट चेंज किया, फॉल्स कर दिया। फॉल्स है ये तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? ट्रू। पी फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ पी ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्यू को देख के नेगेशन ऑफ क्यू के उल्टे कर दिए। अब पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब है ट्रू इम्प्लाई ट्रू पे हो रहा हो तो आंसर ट्रू आ जाएगा। ट्रू का काम का रिजल्ट अगर फॉल्स हो जाए तो फॉल्स आ जाएगा आपके पास हासिल। फॉल्स इम्प्लाई से अगर ट्रू हासिल हो जाए तो ट्रू आंसर आ जाएगा। फॉल्स इम्प्लाई से फॉल्स चीज़ हासिल हो जाए तो ट्रू आता है। कन्वर्स, कन्वर्स पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स क्यू इम्प्लाइज पी होगा। ठीक है, अब क्यू को पी पे मैप करना आपने, ट्रू पे मैप हुआ तो ट्रू आ जाएगा। फॉल्स इम्प्लाई ट्रू तो आंसर ट्रू होता है, ट्रू इम्प्लाई फॉल्स पे फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स पे ट्रू आ जाएगा। इसी तरीके से नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू का आप ये कंप्लीट करेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी को आप कंप्लीट करेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स हैं ये आपने याद रखनी है, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी जो है उसमें जब सारी स्टेटमेंट ट्रू आ जाए, फॉर एग्जांपल ये सपोज़ यहाँ पे ये सब कुछ, ये सारे आंसर अगर इसके रिज़ल्ट ट्रू आ जाते सारे, इसमें तो एक फॉल्स है ना, ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सारे आंसर जिसके ट्रू आ जाएं, ऐसी स्टेटमेंट को हम टोटोलॉजी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे ये आया हुआ, ये देखो एंड रिज़ल्ट सारे ट्रू आए हुए ना, तो ऐसी स्टेटमेंट को जिसमें सारे रिजल्ट्स ट्रूथ आ जाए, ट्रू आ जाए, स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ इज कॉल्ड टोटोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट है कंट्राडिक्शन या अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी जिसमें सारे फॉल्स हो जाएं, सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएं तो उसको हम अब्सर्डिटी कहते हैं। और जिसमें मिक्स हो, कुछ फॉल्स कुछ ट्रू, कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स, ऐसी स्टेटमेंट को हम कंटिंजेंसी कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिंजेंसी, ये स्पेलिंग भी इधर इसके लिखे हैं, उधर से मिसप्रिंट। तो टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू, अब्सर्डिटी ऑलवेज फॉल्स, और मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स कॉन्टिंजेंसी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये कॉन्टिंजेंसी है, इसको आपने याद रखना। उसके बाद है जी क्वांटिफायर। क्वांटिफायर कौन कौन से है? ये फॉर ऑल, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं, किसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर? इसको बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसका फॉर ऑल। दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। किसे बोलते हैं? इस वाले सिंबल को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट। ये इस सिंबल का मतलब है, इस सिंबल का ये मतलब है। ठीक है, ये दो क्वांटिफायर है, देयर एग्जिस्ट। एक और क्वांटिफायर होता है ये बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। ठीक है, बिलोंगिंग क्वांटिफायर कह देंगे इसको। ठीक है,
तो ये क्वांटिफायर क्या है, ये आपको याद रहने चाहिए, ये आपके एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चंस और एग्जाम्पल स्टार्ट। तो ये सब बातें आपको पता होंगी तो आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, एक्सरसाइज 2.4 को कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगे। आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर का पता होना चाहिए, आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको टोटोलॉजी, अब्सर्डिटी एंड कॉन्टिंजेंसी का इल्म होना चाहिए, आपको कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको पक्के याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये 4 नेगेशंस, ये आपके पास दूसरी कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशनल, इन 4 स्टेटमेंट्स का आपको कंफर्म होना चाहिए कि भी इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी तक के इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।